हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम टॉप 200 सीजी करंट अफेयर का जो एमसीक्यू वाला जो सीरीज लेकर आया हूँ उसका ये पार्ट 7 है, वीडियो नंबर 7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 176 से क्वेश्चन नंबर 200 तक के क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 175 तक को करा चुका हूँ। तो ये इस करंट अफेयर का जो टॉप 200 का जो इस वीडियो सीरीज है ये हमारा लास्ट और आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद भी करंट अफेयर का आएंगे, लेकिन टॉप 200 एमसीक्यू जो कि हॉस्टल वार्डन की दृष्टि से बनाया गया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसके लिए हमारा आखिरी वीडियो होगा। तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आप जब भी देने जाएंगे उससे पहले आप जो ये मेरा 7वां वीडियो है इसको आप दुगना स्पीड में बढ़ा के एक बार आप देख के चले जाइएगा। एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने आप में लगेगा। ठीक है, तो चैनल में अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। हाँ, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज का पहला अर्थात क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। क्वेश्चन है कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, एक्चुअली में ये स्टैटिक पोर्शन का है। ठीक है, जो स्टैटिक सीजीजीके है उससे रिलेटेड है, लेकिन करंट अफेयर में भी यहाँ पे कुछ इससे ये चर्चा में रहा जिसके कारण यहाँ पे क्वेश्चन जो है बना दिया गया है। तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1958 में? कब हुई थी आपको बताना है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ये इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है ये एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ का जो खैरागढ़ है ना वहाँ पे है। ठीक है, खैरागढ़ में ये स्थित है और इसका जो स्थापना हुआ था वर्ष 1956 में। डेट अगर याद रखना है तो याद रखिएगा 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा खैरागढ़ की जो रियासत थी उसके 24वें नंबर के जो राजा थे जिनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह। आपको नाम भी याद रखना, ठीक है ना? क्या नाम था राजा साहब का? वीरेंद्र बहादुर सिंह। वीरेंद्र बहादुर सिंह और साथ ही साथ उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। ठीक है, उनका नाम था क्या? रानी पद्मावती देवी। पद्मावती देवी। इन दोनों ने मिलकर ही उनकी जो बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। याद रखिएगा। तो कब? 14 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना किया गया था, जो कि एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर अगला है 177 की का कहिबे। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? श्री गुलाल वर्मा, श्री परमानंद वर्मा, श्री भगवान जयसिंह या फिर श्री तेजपाल सोनी। का कहिबे ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गुलाल वर्मा जी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 178। क्वेश्चन नंबर 178 है कि छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्री दुर्गा प्रसाद पारकर, श्री अरविंद शर्मा, डॉक्टर पंचराम सोनी या फिर श्री ऐश्वर्य पुरोहित। किसके द्वारा एक विहंगम ये छत्तीसगढ़ी जो काव्य दृष्टि क्वेश्चन नंबर 178 है कि छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्री दुर्गा प्रसाद पारकर, डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर पंचराम सोनी या फिर श्री ऐश्वर्य पुरोहित। किसके द्वारा यह छत्तीसगढ़ी काव्य एक विहंगम दृष्टि को लिखा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री ऐश्वर्य पुरोहित जी के द्वारा इस छत्तीसगढ़ी काव्य की रचना की गई है। ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है जिसको आपको याद रखना चाहिए, इसके नाम है स्वाधीनता के स्वर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वाधीनता के स्वर। स्वाधीनता के स्वर किसके द्वारा? तो श्री ऐश्वर्य पुरोहित के द्वारा ही लिखा गया। अगला प्रश्न है 179 की साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक के लेखक कौन है? देखिए, जो विनोद कुमार शुक्ल है इनकी कई सारी कविताएं हैं जिनको अंग्रेजी में, उनकी सारी कविताओं को अंग्रेजी में एक अनुवाद करके एक संग्रह बनाया गया जिसका नाम है ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक। इसको किसने लिखा है? श्री अरविंद कृष्ण मल्होत्रा, श्रीमती शंपा बोस, श्री मुन्नू लाल देवदास या प्रोफेसर अश्वनी केसरनी।
किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो आपको याद रखना है कि श्री अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा जी के द्वारा विनोद कुमार शुक्ल के सभी कविताओं को या फिर कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किस नाम से? तो ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक। आपको इस नाम को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की आत्मकथा है? ये प्रश्न आपको याद रखना है, यहाँ से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? निमित्त मात्र हूं मैं, बैटल नॉट येट ओवर, निज पथ का अविचल पंथी, या फिर डायमंड्स फॉर एवर, सो आर मॉडल्स। क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बैटल्स नॉट एट ओवर। ये वह जो है ये आत्मकथा है किसकी? तो विश्वनाथन हरिचंदन जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं उन्हीं का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। प्रश्न है कि ऑपरेशन मुस्कान किस क्षेत्र से संबंधित है? लापता बच्चों की खोजबीन अभियान है, नक्सल विरोधी कार्यक्रम है, या यूनिसेफ द्वारा छत्तीसगढ़ और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम संपर्क अभियान है, या फिर नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान है? ये ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है बताइएगा। एक्चुअली में जो ऑपरेशन मुस्कान है ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सीजी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो लापता बच्चे हैं उनका खोजबीन करने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की ओर। 182 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मई 2024 में फोर्स के स्पेशल कमांडोज द्वारा अबूझमाड़ के जंगल में चलाया गया एक नक्सल विरोधी अभियान है? जितना भी अभियान मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए मई 2024 में जो स्पेशल कमांडोज होते हैं फोर्स के, उसके उनके द्वारा अबूझमाड़ के जंगलों में एक ऑपरेशन चलाया गया था। उसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑपरेशन सूर्य शक्ति। ठीक है, क्या रखा गया था? ऑपरेशन सूर्य शक्ति। और इससे किस लिए था? तो अबूझमाड़ के जंगल में क्यों चलाया गया था? तो ये नक्सलवाद को रोकने के लिए। ठीक है, कह लीजिए कि एक नक्सल ऑपरेशन था। ठीक है ना, एक नक्सल ऑपरेशन था जिसमें लगभग 12 नक्सलियों को मार गिराया गया था। ठीक है, कितने? 12 नक्सलियों को इसमें ढेर कर दिया गया था, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। 183 नंबर का प्रश्न है कि स्वीडिश किताब चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर का हिंदी अनुवाद पुस्तक जिसका नाम है एक था चेंद्रू बस्तर की जंगल कथा, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो इस चीज को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिले में एक लड़का था जिसका नाम था चेंद्रू, और उसी के नाम पर एक स्वीडिश जो क्या बोलते हैं डायरेक्टर थे जिन्होंने एक मूवी बनाया था द जंगल सागा करके। ठीक है ना, और द चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर ये एक पुस्तक भी है, स्वीडिश पुस्तक है, लेकिन अब क्या किया गया उसका एक हिंदी में अनुवाद किया गया जिसका नाम था एक था चेंद्रू बस्तर की जंगल कथा। अब आपको ये बताना है कि हिंदी में आखिर इसको अनुवाद किसने किया? शिव कुमार पांडे ने, मुकुल रोहतगी ने, रुद्रनारायण पाणिग्रही ने, या फिर सुमनेश कुमार वत्स ने? किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रनारायण पाणिग्रही के द्वारा अनुवाद किया गया है उसका। राइट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन में 184 नंबर का प्रश्न। 184 नंबर का प्रश्न है कि नई दिल्ली राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में छत्तीसगढ़ के किस झांकी को शामिल किया गया था? आपको बताना है। ठीक है, बताना है कि किसको शामिल किया गया था। 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है उसमें छत्तीसगढ़ के झांकी के रूप में छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, धनकुल एवं परंपरागत वाद्य यंत्र, कक्सार नृत्य और बस्तर दशहरा, या फिर मुरिया दरबार, या फिर लिमऊ राजा? किसको प्रस्तुत किया गया था? आप सभी को यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, बताइए किसको किया गया था। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मुरिया दरबार है और लिमऊ राजा, इन दोनों को छत्तीसगढ़ी के झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में। याद रखिएगा। देखिए एक्चुअली में क्या था, हम सबको पता है मुरिया दरबार क्या है। मुरिया दरबार ये है क्या? तो मुरिया दरबार एक तरह का आदिम जन संसद है जो कि जगदलपुर में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना जो बस्तर का दशहरा होता है उसी के अंत में एक मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। ये लगभग 600-700 साल से
वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि एक आदिम जन संसद है, जो आदिम जनजातियों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मुरिया दरबार है इसका उद्गम सूत्र कहाँ था, तो याद रखिएगा कोंडा गांव में। ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ जिसको याद रखिएगा। कोंडा गांव के जिले में एक स्थान है बड़े डोंगर, ठीक है, बड़े डोंगर। वहीं पर एक और स्थान है जिसका नाम है लिमऊ राजा, लिमऊ राजा। यहीं से इसका सूत्र माना जाता है। लिमऊ राजा जो है इसी से कह सकते हो कि यह मुरिया दरबार का उद्गम हुआ था। अब ये लिमऊ राजा है क्या, तो इसमें आपको याद रखना है कि कोंडागांव जिले के जो बड़े डोंगर क्षेत्र है इसमें क्या थे, जितने लोग जो आदिवासी लोग होते थे, ठीक है, आदिम काल से ही क्या होता था कि जब किसी भी चीज़ का उनको एक डिस्कशन करना होता था तो ये सभी मिलके क्या करते थे, जो नींबू होता है, छत्तीसगढ़ी में नींबू को लिमऊ कहा जाता है, तो उस नींबू को ही राजा मान लिया जाता था और प्रतीक मानकर उसके सामने ही आपस में ही किसी भी बात पर निर्णय ले लिया जाता था आदिम समाज के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसको लिमऊ राजा कहा जाता था, क्योंकि नींबू को ही राजा वहाँ पे माना जाता था और जो भी डिसीजन सबके द्वारा लिया जाता था उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता था। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की परेड में किसको, मुरिया दरबार और लिमऊ राजा को प्रस्तुत किया गया था झांकी के रूप में, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185 में कि हाल ही में चर्चा के विषय में रहे लिमऊ राजा का संबंध किस क्षेत्र से है, बड़े डोंगर कोंडागांव, फरसगांव कांकेर, भोपालपट्टनम बीजापुर या फिर छिंदगढ़ सुकमा। तो अभी मैंने इसका आंसर बताया कि बड़े डोंगर कोंडागांव क्षेत्र से इस लिमऊ राजा का संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 186 नंबर का प्रश्न है कि जन समुदाय कि आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान एवं घटनाओं से निपटने हेतु भारत सरकार के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शायद एक बार ये पूछा भी जा चुका है। तड़ित, दामिनी, इंद्रवज्र या फिर चंचला। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, दामिनी उसका नाम रखा गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से जो जन समुदाय होंगे बिजली चमकने से पहले ही एक अनुमान स्वरूप इस एप्लीकेशन से उनको पता चल जाएगा। ठीक है, 187 प्रश्न है कि सस्टेनेबल टूरिज्म में विश्व विशेष पहल के अंतर्गत किस स्थान पर बैम्बू रिवर राफ्टिंग संचालित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। झुमका जलाशय कोरिया, कैलाश झील बस्तर, दलपत सागर झील जगदलपुर या फिर सतरंगा झील कोरबा। कहाँ पर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, कहाँ पर इस बैम्बू रिवर राफ्टिंग की संचालन किया जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलाश झील जो कि बस्तर में है, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है, इसको संचालित किया जा रहा है बैम्बू रिवर राफ्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 188 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की संख्या दिसंबर 2023 तक कितनी है। 111, 123, 138 या फिर 140। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 140। ठीक है, कब, ये डेट याद रखिएगा, दिसंबर 2023 तक की बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो टूरिज्म बोर्ड है उसके द्वारा प्रदेश में 140 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 189 का प्रश्न है कि श्रमिक जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। 500 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये, कितने राशि की भुगतान किया जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 1500 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। ऐसे मजदूर, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत 29 फरवरी 2024 से की गई थी। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर का प्रश्न। 190 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि प्रदेश के सभी खाली स्थान गौ अभ्यारण्य की स्थापना किया जाएगा। मतलब ये गौ अभ्यारण्य की स्थापना जो प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा किया गया, लेकिन किस में किया जाएगा, क्या प्रत्येक जिले में, प्रत्येक संभाग में, विकास खंड में या फिर ग्राम पंचायतों में। इसका आंसर याद रखिएगा, एक संभाग में एक स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर का प्रश्न है कि महामाया पहाड़, हाथी पखना
ऑक्सीजन पार्क का नाम परिवर्तित करके गणेश धाम किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? जशपुर जिला में, सरगुजा जिला में, कोरिया जिला में या फिर बलरामपुर जिला में? तो याद रखिएगा ये महामाया पहाड़, जिसको हाथी पखना के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित किया गया है, इसका नाम परिवर्तित करके गणेश धाम रखा गया है और ये आपको देखने को मिलेगा सरगुजा जिला के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 192 प्रश्न। 192 प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत किस तिथि को हुई? 1 जून 2024, 12 जून 2024, 18 जून 2024 या फिर 27 जून 2024? कब इसकी शुरुआत किया गया था आप सभी को बताना। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्जाम देंगे तब भी पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम जो है किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया। तो पहली बात तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हैं उनके द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बताना है कि इसकी शुरुआत कब से किया गया, तो क्यों किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं कि जो जन समुदाय हैं उससे क्या करें, उनसे मेल मिलाप हो सके। ठीक है, उनसे आम जनों से उनकी मुलाकात हो सके, इसलिए इस योजना की या फिर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया 27 जून 2024 से। ठीक है, कितना से, तो 27 जून 2024 से इसकी शुरुआत किया गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 193 है कि जून 2024 में शुरू हुई मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया जाएगा प्रति सोमवार, प्रति गुरुवार, प्रति रविवार, शुक्रवार या फिर प्रति रविवार। तो ये तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा, प्रति गुरुवार। ठीक है, कब से, 27 जून 2024 से प्रति गुरुवार को कहां पर, तो मुख्यमंत्री जो आवास है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर का प्रश्न है कि शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, ठीक है, बीपीएल कार्डधारी वालों के लिए बात कर रहा हूं, को कितने रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा? 50,000 रुपए का, 1 लाख का, 2,50,000 का या फिर 5 लाख रुपए का? बताइए कितने रुपए का। तो देखिए पहली बात तो आपको याद रखना है कि शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना जो है इसका पुराना नाम क्या था? तो खूबचंद बघेल के ऊपर था। ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले खूबचंद बघेल के ऊपर नाम था, लेकिन अब जैसे ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी तो उन्होंने इसका नाम बदल के शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रख दिया गया। और इसमें कहा गया है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उनको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और जो एबव पॉवर्टी लाइन है, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं, एपीएल कार्ड वाले हैं, बोल लो, ठीक है, एपीएल कार्ड वाले हैं, उनके लिए 50,000 रुपए, एपीएल कार्ड के लिए 50,000 रुपए और बीपीएल कार्डधारियों के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। राइट, चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 195। प्रश्न है कि कटघोरा ब्लॉक देश का पहला लिथियम ब्लॉक जिसकी हाल ही में ई नीलामी की गई है, इस कटघोरा ब्लॉक की नीलामी किस कंपनी ने हासिल की है? भूमिया माइनिंग एंड मिनरल कंपनी मध्य प्रदेश, एपीरोक माइनिंग इंडिया लिमिटेड राजस्थान, माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता या कलिंगा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओडिशा। तो याद रखिएगा, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में ही सबसे पहला, देश का पहला लिथियम ब्लॉक का नीलामी किया गया, जिसका नीलामी किस कंपनी ने हासिल की? तो माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की ओर। प्रश्न है कि प्रति वर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ प्रथमा को, आषाढ़ सप्तमी को और फिर आषाढ़ तृतीया को। ठीक है, तो चलिए इसका पहली बात तो रामगढ़ महोत्सव मनाया कहाँ जाता है? तो सरगुजा जिले में। ठीक है, सरगुजा जिले में ही एक रामगढ़ की पहाड़ी है, उस रामगढ़ की पहाड़ी पर मेला भी लगा, मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में आषाढ़ के प्रथमा को आयोजित किया जाता है रामगढ़ महोत्सव को, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए एक और आपको याद रखना है जो मैं बताता हूँ। अक्षय तृतीया के दिन एक आमा अख्तई तिहार मनाया जाता है। नाम लिखता हूँ मैं, आमा अख्तई तिहार। ठीक है, आमा अख्तई तिहार ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये बस्तर क्षेत्र में। ठीक है,
बस्तर में आयोजित किया जाता है। कब? तो प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अक्षय तृतीया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सरहुल है, ठीक है, जो सरहुल त्यौहार या फिर कह लीजिए जो खद्दी होता है, इसी खद्दी भी शायद कहते हैं, ठीक है, सरहुल और खद्दी, इसका आयोजन जो है किस तिथि को, मतलब कब किया जाता है प्रतिवर्ष, और बताइए कि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा और कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आप सभी को कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला 197 नंबर का प्रश्न है कि बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के गृह मंत्री के द्वारा या फिर संबंधित क्षेत्र के विभागीय मंत्री के द्वारा। याद रखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता की जाती है राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, सीएम चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। 198 नंबर का प्रश्न है कि प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति आरक्षित नहीं है? निम्न में से किसी एक की बात की गई, ठीक है ना, कि एक लोकसभा क्षेत्र जो कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, आरक्षित नहीं है। सरगुजा, कांकेर, रायगढ़ या फिर जांजगीर चांपा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा जो है ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, नहीं है, याद रखिएगा। 199 प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा सत्र के शपथ ग्रहण समारोह में किस मात्र एक सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया? श्री चिंतामणि महाराज सरगुजा, श्री तोखन साहू बिलासपुर, श्री भोजराज नाग कांकेर या श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत कोरबा। देखिए, इस बार की 18वीं जो लोकसभा सत्र है जिसमें कई सारे सांसदों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया, लेकिन बात कर रहे हैं कि ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, तो इन सभी में छत्तीसगढ़ के सभी शपथ ग्रहण करने वालों में से किसी एक का पूछा जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किए, तो वो थे श्री चिंतामणि महाराज जो कि सरगुजा क्षेत्र से, सरगुजा जिले से सांसद हैं। राइट, याद रखिएगा, और ये बीजेपी के हैं। इसके बाद तोखन साहू जो बिलासपुर के हैं ये भी बीजेपी के ही हैं। राइट, इसके बाद हैं श्री भोजराज नाग कांकेर के हैं, ये भी बीजेपी के ही हैं। और श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत कोरबा के हैं, लेकिन ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक नियुक्त हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज का 200 नंबर का प्रश्न, जो कि हमारा इस वीडियो सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी ढेबरी धूर का संबंध किस आंदोलन या फिर विद्रोह से है? नाम याद रखिएगा, ढेबरी दूर। ठीक है, ढेबरी दूर का संबंध किस आंदोलन से है? तारापुर विद्रोह, हल्बा विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या फिर परलकोट विद्रोह। किससे संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमकाल विद्रोह। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भूमकाल विद्रोह जो है 1910 में हुआ था, जो कि कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे आखिरी जनजातीय विद्रोह था। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। अब आपको कमेंट करना है कि जो भूमकाल विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, नेतृत्व किसने किया था बताइए कि उस समय उस क्षेत्र के जो रियासत था उसके राजा कौन थे, किनके समय में इस विद्रोह का आयोजन किया गया था या फिर विद्रोह का नेतृत्व हुआ था, आपको ये कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीजी हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए मैंने कराया है, जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार एटलीस्ट देख के जाना है। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या फिर कह लीजिए बहुत सारे प्रश्न जो है आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए, अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। और हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम वीडियो का PDF दे देते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाता है, और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो हम सब मिलके उसको शॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, और अब से एक CGPSC ABCD का CGPSC ABCD क्विज करके भी एक चैनल बना दिया गया है, जिसमें हम बीच बीच में आपके लिए क्विज का भी आयोजन करेंगे, तो आप इस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, किसी और वीडियो में मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।